वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। जब भी हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो जहन में अक्सर पत्थर के पुराने मंदिर आते हैं, है ना? लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब कश्मीर ने पत्थर को पूरी तरह से छोड़कर लकड़ी को अपना लिया। जी हाँ, आइए आर्किटेक्चर की इसी अनोखी क्रांति को, इस टिम्बर रिवॉल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों एक पूरी सिविलाइजेशन ने अपनी सबसे परमानेंट बिल्डिंग मटेरियल यानी पत्थर को छोड़ दिया और लकड़ी को अपना लिया? यह सिर्फ एक मटेरियल का बदलाव नहीं था, यह तो कश्मीर की पहचान का एक पूरा नया चैप्टर था। तो ये कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में सल्तनत के आने से। देखिए, जब एक नई हुकूमत आती है तो अपने साथ एक नई सोच भी लाती है। उन्होंने ग्रीको रोमन स्टाइल के जो भारी भरकम पत्थर के स्ट्रक्चर्स थे, उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्हें कुछ नया बनाना था, कुछ अपना। तो ये सिर्फ चूना पत्थर से देवदार की लकड़ी का शिफ्ट नहीं था, नहीं, ये एक पूरी आर्किटेक्चरल आइडियोलॉजी का बदलाव था। एक तरफ सदियों पुरानी पत्थर की लेगेसी थी और दूसरी तरफ वहां के ही जंगल से निकली एक बिल्कुल नई फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी। अच्छा, तो सवाल यह है कि आखिर लकड़ी ही क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। सबसे पहली और सबसे साफ वजह, देवदार के जंगल वहां खूब थे, रिसोर्स की कमी नहीं थी। दूसरा, लकड़ी भूकंप वाले इलाकों के लिए ज्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन असली बात सिर्फ इतनी नहीं थी। असली बात थी एक नई पहचान बनाने की, जियारत और खानकाह जैसी इमारतें बनाने की, जिनके पिरामिड जैसे शिखर फारसी गुंबदों से बिल्कुल अलग दिखते थे। एक नया आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट। तो इस नई आर्किटेक्चरल भाषा ने सिर्फ थियोरीज नहीं बनाई, इसने इसने कुछ ऐसे मास्टरपीस बनाए जो आज भी पूरे एशिया की सबसे शानदार लकड़ी की इमारतों में से एक मानी जाती हैं। 370, 370, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये श्रीनगर की विशाल जामा मस्जिद की बुनियाद है। और यही नंबर हमें बताता है कि आखिर ये मस्जिद बाकी सबसे इतनी अलग क्यों है। जरा सोचिए, 370 विशाल देवदार के पेड़, जैसे पूरा का पूरा जंगल लाकर खड़ा कर दिया गया हो। हर एक खंबा एक पूरा पेड़ है, कुछ तो लगभग 50 फीट तक ऊंचे। ये एक तरह से एक आर्किटेक्चरल जंगल है जो एक बहुत बड़ी छत को थामे हुए है। और सबसे खास बात, यहां कोई सेंट्रल डोम नहीं है। ये चीज इसे दुनिया के किसी भी प्रेयर हॉल से एकदम अलग बना देती है। तो अगर जामा मस्जिद इस स्टाइल की भव्यता का प्रतीक है, तो झेलम के किनारे बनी शाह हमदान की दरगाह को लकड़ी की वास्तुकला का नगीना कहा जाता है। आखिर इसको ये उपाधि क्यों मिली? इसका जवाब इसके बनाने के तरीके में छिपा है। इसकी खासियत है शाह हमदान विधि। पहला स्टेप है इंटरलॉकिंग। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बिना कील के लॉग केबिन स्टाइल में एक दूसरे में फंसाया जाता है। फिर इसके ऊपर एक पिरामिड जैसी नुकीली छत रखी जाती है और अंदर छतों को खत्म बंद से सजाया जाता है, जो कि लकड़ी के टुकड़ों से बनी एक बेहद खूबसूरत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक पजल जैसी होती है। यही तकनीक इसे मजबूती भी देती है और बेजोड़ सुंदरता भी। लेकिन 16वीं सदी में कहानी में एक नया मोड़ आता है। मुगल बादशाह कश्मीर आते हैं और उन्हें ये जो लकड़ी की दरगाहें थी ना, उन्हें ये अपनी बंद बंद सी बनावट के साथ कुछ अंधेरी और थोड़ी दमनकारी सी लगी। उनकी जो शाही सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। मुगलों का मानना था कि असली वास्तुकला दीवारों के अंदर कैद नहीं होती, वो खुले में होती है। उनके लिए पूरी कश्मीर घाटी एक कैनवस जैसी थी, एक ऐसा कैनवस जिस पर इमारतें नहीं बल्कि बाग बनाए जाने थे। और सबसे जरूरी चीज, पानी। पानी के बहाव को कंट्रोल करके उसे एक आर्ट फॉर्म में बदलना था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शालीमार बाग। उन्होंने कश्मीर के कुदरती ढलानों का फायदा उठाया और सीढ़ीदार बाग बनाए। सोचिए, एक सिस्टम था। सबसे नीचे वाली छत आम जनता के लिए यानी दीवाने आम, बीच की छत रईसों के लिए दीवाने खास, और सबसे ऊपर सबसे निजी हिस्सा शाही महिलाओं के लिए यानी जनाना गार्डन। तो ये सिर्फ एक बाग नहीं था, ये एक मल्टी लेवल शाही रिजॉर्ट की तरह था। और पानी के इस इस्तेमाल का शिखर था चद्दर का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये एक लहरदार पत्थर की ढलान होती थी जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि जब पानी एक छत से दूसरी पर गिरता था तो उसमें एक संगीतमय ध्वनि पैदा होती थी और वो चमकता हुआ दिखता था। मुगलों के लिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज नहीं थी, बल्कि इंद्रियों को खुश करने का एक जरिया था। और ये सोच सिर्फ शालीमार बाग तक नहीं रुकी। निषाद बाग में उन्होंने 12 छतें बनाई जो राशि चक्र के 12 चिन्हों का प्रतीक थीं, और परी महल को 7 छतों के साथ एक खगोलीय वेधशाला में बदल दिया। मतलब हर बाग के पीछे एक गहरा मतलब था। तो अब सवाल यह उठता है कि जब ये दो शक्तिशाली
लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग वास्तुशिल्प परंपराएं आपस में मिलती हैं, तो होता क्या है? चलिए इन दोनों शैलियों के फर्क को जल्दी से देखते हैं। एक तरफ है कश्मीरी सल्तनत शैली, जहां देवदार की लकड़ी और ईंटों का इस्तेमाल है, और दूसरी तरफ मुगल शैली, जहां पत्थर, संगमरमर और गारे का इस्तेमाल होता है। एक तरफ पिरामिड शिखर वाले वर्गाकार स्ट्रक्चर हैं, तो दूसरी तरफ गुंबददार मंडप और छतें। सल्तनत शैली में पानी जरूरत के लिए है, वजू के लिए। मुगलों के लिए पानी सुंदरता के लिए है, फव्वारों के लिए। सजावट में भी फर्क देखिए। खत्मबंद बनाम पेट्राड्यूरा, माहौल बिल्कुल अलग है। एक रहस्यमय और बंद है, तो दूसरा खुला और सिमेट्रिकल। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? मुगल शैली ने स्थानीय परंपरा को खत्म नहीं किया, नहीं, बल्कि दोनों के मिलने से एक नया मेल बना। एक अनोखा नजारा पैदा हुआ। सीढ़ीदार पहाड़ियों के ऊपर उठते हुए लकड़ी के शिखर, ये कश्मीर का अपना बिल्कुल अनोखा क्षितिज था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या वास्तुकला सिर्फ शक्ति का प्रतिबिंब है या जमीन के साथ एक संवाद? कश्मीर की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि ये दोनों है। ये एक ऐसी बातचीत है जिसमें हर शासक अपनी बात कहता है, लेकिन जमीन जमीन हमेशा अपना जवाब देती है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।